बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ वो है हमारे पास एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट का लिम्फेटिक सिस्टम। तो आज जो हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें आपका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आपको एक मज़े की बात बताऊं कि अक्सर आपने देखा होगा कि आपके किसी फैमिली मेंबर के सफ़र के दौरान पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, उनके पैर सूज जाते हैं। तो ये क्यों सूज जाते हैं, उनकी वजूहात क्या है और इस बीमारी को क्या कहा जाता है, इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये सारी बातें आज के इस टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है। तो टॉपिक को आखिर तक समझने की कोशिश कीजिएगा, देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, लिम्फेटिक सिस्टम चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद अब हम पढ़े लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम चूंकि नाम से जाहिर है लिम्फेटिक सिस्टम, इट मींस इट्स लाइक अ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके पास एक मटेरियल होना चाहिए, फ्लूइड होना चाहिए जो ट्रांसपोर्ट करे, सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह, ब्लड की तरह सर्कुलेट करे। नंबर सेकंड, इसमें लिम्फ वेजल्स का होना जरूरी है जिसके अंदर ये लिम्फ ट्रांसपोर्ट करे और इसे पंप करने के लिए एग्जैक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह दिल भी होना चाहिए जो इसको ट्रांसपोर्ट करे या बॉडी के अंदर सर्कुलेट करे। तो जनाब, सबसे पहले हम देखेंगे लिम्फ, उसके बाद देखेंगे हम लिम्फ वेसल जो जिसमें ये लिम्फ ट्रांसपोर्ट होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसे ट्रांसपोर्ट करने का मैकेनिज्म क्या है, इसके पीछे पंपिंग मशीन कौन सी है, या ये बॉडी में सर्कुलेट किस तरह से करता है। तो लिम्फ जो है, इसे ऑब्जर्व करने के लिए मैं आपको बता दूं कि लिम्फ बॉडी में कलरलेस फ्लूइड को कहा जाता है। ये एक ऐसा फ्लूइड है जो एक्चुअली कलरलेस होता है। आप कहेंगे सर कलरलेस फ्लूइड जो है बॉडी में कहां मौजूद होता है, तो आपको बता दूं कि हमारे पास इंटर स्पेसिफिक जो रीजन होते हैं, हमारे पास बिटवीन दी सेल्स जो स्पेस मौजूद होते हैं, जो गैप मौजूद होते हैं, उनके अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उससे हम लिम्फ कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये बॉडी के सेल्स हैं तो इन बॉडी के सेल्स के बीच में जो स्पेस है, जो गैप है, आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो गैप आपको नजर आ रहा है, ये जो स्पेस आपको नजर आ रहा है, इस स्पेस को, इस गैप को जो है हम इंटर स्पेसिफिक जो है वो गैप कहते हैं। ये स्पेसेस कहलाते हैं। यहां पर जो फ्लूइड पाया जाता है हम उस फ्लूइड को लिम्फ कहते हैं। आप कहेंगे कि सर इस लिम्फ को हमने कभी ऑब्जर्व तो नहीं किया। एग्जैक्टली अभी आपको 2-3 मिसालें देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि आपने लिम्फ को कब ऑब्जर्व किया था। देखिए बेटा, अगर आपको कभी कट लग जाता है, कभी बॉडी में इंजरी हो जाती है, कभी बॉडी के अंदर कोई और परेशानी हो जाती है, तो वहां स्वेलिंग हो जाती है, वहां एक कलरलेस फ्लूइड जमा हो जाता है। फॉर एग्जांपल किचन के अंदर आपके ऊपर कोई ऑयल का ड्रॉप गिर जाता है, गर्म ऑयल का, तो उससे आप देखते हैं कि एक कलरलेस व्हाइट कलर का फ्लूइड जो होता है वो जमा हो जाता है, एक दाना सा बन जाता है। एक्चुअली वो वहां पर लिम्फ जमा हो जाता है। या फिर आपको पिंपल दाना हो जाता है, वहां पर एक पस जमा हो जाता है, तो व्हाइटिश ग्रीनिश कलर का जो है, येलोश कलर का वो पस जो होता है एक्चुअली लिम्फ कहलाता है। या फिर आसान सी मिसाल के, कभी आपने अगर गोश्त, मछली, मुर्गी, चिकन वगैरह को काटा हो तो आपने देखा होगा कि आपके हाथ चिपचिपी हो जाते हैं। आपने गोश्त नीचे रखा, फिर आपने अपने हाथ को ऑब्जर्व किया, वो कभी भी रेड कलर का नहीं होता, बिकॉज के ब्लड नहीं लगा हुआ था। आपके अंदाजे में शायद ब्लड लगा हुआ है, लेकिन वो ब्लड नहीं होता। उसके बावजूद कोई ना कोई चीज लगी हुई होती है जो लुब्रिकेट होती है, जो चिपचिपी होती है, जो अजीब सी होती है। वो एक्चुअली लिम्फ होता है जो आपको लगा हुआ होता है, आपके हाथों पर लगा हुआ होता है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा होता। तो लिम्फ जो है एक कलरलेस बॉडी का फ्लूइड है। ये हमारे सेल्स के बीच में, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम में जो सेल्स होते हैं वहां पर ये पाया जाता है, और ये मीडियम का काम करता है। किस मीडियम का? कि ब्लड और सेल्स के बीच में मीडियम का रोल प्ले करता है। ये ब्लड से चीजें रिसीव करता है और सेल्स को देता है, सेल से चीजें रिसीव करता है और फिर अपने साथ उनको ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो ये एक मीडियम का रोल प्ले करता है। ये मैं आपको आगे चलकर समझाता हूं। तो अगर लिम्फ की कंपोजिशन की बात की जाए,
तो इसकी कंपोजिशन में सबसे ज्यादा वाटर मौजूद होता है। इसके बाद इसमें प्रोटीन्स होते हैं, ग्लूकोज मौजूद होता है, साल्ट मौजूद होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, इसमें फैट मौजूद होता है। इसके अंदर जो है वो आपको बता दूं कि WBC बहुत ही जो है WBC की लीकोसाइट्स की टाइप्स पाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स पाई जाती हैं, वो मौजूद होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो जो है एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटीबॉडीज। और इसके अलावा न जाने कितने छोटे मोटे मॉलिक्यूल, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, गैसेस मॉलिक्यूल, बहुत सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये है एक्चुअल कंपोजिशन लिम्फ की। आप कहेंगे सर लिम्फ जो है उसमें तो ब्लड की तमाम चीजें पाई जाती हैं, एग्जैक्टली ब्लड की तमाम चीजें पाई जाती हैं। इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं और एंटीजन पाए जाते हैं और इसके अलावा वायरस पाए जाते हैं और न जाने कितने छोटे मोटे जरासीम पाए जाते हैं, एक्सेप्ट आरबीसी। लिम्फ में आरबीसी नहीं पाए जाते। आप ये अगर आरबीसी रेड ब्लड कार्पल पाए जाते तो शायद लिम्फ का कलर भी रेड होता, लेकिन एक्सेप्ट बड़े प्रोटीन्स जो होते हैं ब्लड के वो और आरबीसी के, बाकी ब्लड की ऑलमोस्ट चीजें जो हैं वो लिम्फ के अंदर पाई जाती हैं। अब ये जो लिम्फ है, मैंने आपको कहा कि ये हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट मौजूद होता है। ये बनता कैसे है? देखिए स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर अगर ये ब्लड की आर्टरी है जो यहां से मूव करती हुई इस तरफ से यूं यहां चली गई। अब ये ब्लड की एक आर्टरी है जो फर्ज करें हार्ट की तरफ से आई और बॉडी के इस टिश्यू में से होती हुई लाइक दिस यहां चली गई। तो इस ब्लड आर्टरी में से चीजें डिफ्यूज होकर जंप करके ब्लड से बाहर आ जाती हैं। स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे ब्लड आगे जाता जाएगा बॉडी में, इसमें से मटेरियल जंप करता हुआ आगे की तरफ जो है वो ब्लड में से बाहर की तरफ आ जाएगा, डिफ्यूज होकर बाहर आ जाएगा, जिसमें तमाम चीजें, वाटर आहिस्ता आहिस्ता जंप करता हुआ बाहर की तरफ जा रहा होगा, साल्ट्स, छोटे छोटे प्रोटीन्स, ग्लूकोज और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्लड में से जंप करके बाहर आ जाएंगे। और जब बाहर आ रहे होंगे तो वो लिम्फ बना रहे होंगे। उस उनका जो है उस मटेरियल का, उस डिफ्यूजेबल मटेरियल का, लिम्फ का जो है वो लिम्फ कंपोज कर रहे होंगे। तो इसी ब्लड में से जो मटेरियल ब्लड वेजल्स में से जंप करके बाहर आ जाता है, ब्लड कैपिलरीज में से, वो एक्चुअली लिम्फ बन जाता है। वो यहां पर आप देख रहे हैं कि लिम्फ बनता जा रहा है। अब ये जो लिम्फ है एक्चुअली बनता ही ब्लड में से है। ब्लड जैसे जैसे बॉडी में आगे की तरफ मूव करता जाएगा, नीचे की तरफ मूव करता जाएगा, तो इसमें से चीजें जंप करके, इसमें से चीजें डिफ्यूज करके जो है वो टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम्स के सेल्स के बीच में इंटरस्पेसिफिक जो गैप पाए जाते हैं उनमें जो चीजें डिफ्यूज हो रही होंगी उससे हम लिम्फ कहते हैं। तो लिम्फ की कंपोजिशन आपको समझ में आ गई हो आई होप, और ये बनता कैसे है ये भी आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं कि हजरत अली का कॉल है कि भाई अगर कहीं वाटर रुक जाएगा, स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी, खड़ा हुआ पानी अगर कहीं ज्यादा देर तक ठहर जाता है तो वो स्मेल पैदा कर देता है। इसलिए वाटर के अंदर उन्होंने कहा था कि बहाव जरूरी है, उसके अंदर, उस फ्लूइड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। ठीक इसी तरह से अगर लिम्फ जो है यहीं पर बन गया और यहीं खड़ा रहा तो ये टॉक्सिक हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, ये सेल्स के लिए पॉइजनस का रोल प्ले करेगा। इसलिए इसके अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन का, इसके अंदर भी जो है मूवमेंट का कुदरत ने बहाव का मैकेनिज्म रखा, और वो होता है किसके जरिए? लिम्फ वेजल्स के जरिए। आपको बता दूं कि हमारे टिश्यूज के अंदर स्मॉल, माइन्यूट, थिन, ब्लाइंड, माइक्रोस्कोपिक लिम्फ कैपिलरीज मौजूद होती हैं जो पेनिट्रेट होती हैं सेल्स के बीच में। इनको हम लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं। ये लिम्फ कैपिलरीज, एक दफा फिर यहां पर बना दूं, फर्ज करें ये इस बॉडी के सेल्स हैं, टिश्यू के सेल्स हैं, और इनके बीच में मैं आपको बता दूं कि यहां पर लिम्फ मौजूद है, और फिर ये ब्लड वेसल है जो यहां से आई और इस तरफ मूव कर गई। तो भाई अब इनके बीच में ये स्मॉल, माइन्यूट, थिन, ब्लाइंड, आप समझ लें कि माइक्रोस्कोपिक लिम्फ कैपिलरीज मौजूद होती हैं। इन कैपिलरीज के अंदर ये फ्लूइड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है इनके जरिए। ये देखें, ये मैंने बनाई है,
इनके जरिए क्या करेगा, लिम्फ इनमें ड्रेन हो रहा होगा। इन लिम्फ कैपिलरीज में बहुत थिन होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, आंख से नजर नहीं आती, और फिर लिम्फ इनमें ड्रेन होकर फाइनली एक बड़ी लिम्फ वेजल आ जाएगी। उस लिम्फ वेजल के अंदर ये ट्रांसपोर्ट करेगा, नीचे से बॉडी के नीचे के हिस्सों में से ऊपर की तरफ आएगा। लिम्फ ट्रांसपोर्ट हमेशा नीचे से करता है, पैरों की तरफ से, और ऊपर की तरफ आता है। लिम्फ पूरी बॉडी में, लिम्फ और लिम्फ वेसल्स पूरी बॉडी में मौजूद होते हैं एक्सेप्ट ब्रेन। लिम्फ का ब्रेन में कोई रोल नहीं है, वहां पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसका रोल प्ले करता है। वो आपको मैं आगे चलकर बताता हूं क्यों। अब ये जो लिम्फ वेसल्स हैं ये बॉडी में नीचे से ट्रांसपोर्ट करती हैं टुवर्ड्स द अपवर्ड, और ट्रांसपोर्ट करता है ये लिम्फ वेसल्स के जरिए। इसमें ये जो लिम्फ वेसल है इनके अंदर वॉल्व्स लगे होते हैं। ये वॉल्व इसको यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाते हैं कि मिसाल की तरफ ये आगे की तरफ तो लिम्फ ट्रांसपोर्ट करेगा लेकिन बैकवर्ड फ्लो नहीं करेगा। बैकवर्ड फ्लो इसलिए नहीं करेगा कि जगह जगह इन वेसल्स के अंदर वॉल्व्स लगे होते हैं जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाते हैं लिम्फ का, कि एक ही डायरेक्शन में ये इस तरफ फ्लो करता हुआ आगे की तरफ मूव कर जाए। अब स्टूडेंट्स, ये लिम्फ वेसल्स जो हैं जिनके अंदर लिम्फ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहां ब्लड से चीजें जंप करके बनती जा रही हैं, लिम्फ बनता जा रहा है और आगे की तरफ मूव भी करता जा रहा है। लिम्फ वेसल के अंदर ड्रेन भी हो रहा है और सर्कुलेट भी हो रहा है, वहां से बनता जा रहा है ब्लड में से और आगे की तरफ मूव भी करता जा रहा है। तो ये जो लिम्फ वेसल्स हैं फाइनली बॉडी में से जब मूव करती हुई ऊपर की तरफ आती हैं तो इनमें कहीं कहीं पर लिम्फ नोड पाए जाते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, इन नोड्स को हम लोग जो है वो लिम्फ नोड कहते हैं। ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन नोड्स के अंदर ज्यादातर WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्सल की टाइप्स पाई जाती हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारी टाइप्स, फेगोसाइट्स, लीकोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स, बहुत सारी टाइप्स हैं। मैं आपको इम्यून सिस्टम में पढ़ाऊंगा, वो इसमें पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें एंटीबॉडीज भी पाई जाती हैं। तो एंटीबॉडीज और इसके अलावा WBC इस लिम्फ नोड के अंदर पाए जाएंगे और फिर यहां के बाद ये लिम्फ आगे की तरफ इस नोड से आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा। आप कहेंगे सर ये नोड जो है, ये कैप्सूल स्ट्रक्चर जो है जो जगह जगह लिम्फ वेसल में पाए जाते हैं, ये आखिर क्यों मौजूद हैं? देखिए बच्चों, ज्यादातर लिम्फ को ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है बॉडी का। इसके अंदर ऑलमोस्ट बैक्टीरिया, वायरस, जरासीम, चूंकि ये समथिंग लाइक रिलेटेड विद ड्रेनेज ऑफ सिटी, जैसे शहरों में, गांव देहातों के अंदर, कॉलोनी के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम होता है। आपने अंग्रेजी फिल्मों में देखा होगा कि जो टेररिस्ट होते हैं, जो बैंक रॉबर्स होते हैं, वो खास तौर पर बैंक लूटने के बाद या कोई क्राइम करने के बाद गटर पाइपलाइन का सहारा लेते हैं। क्योंकि अगर वो बाहर स्ट्रीट्स में गाड़ियां दौड़ाएंगे, बाइक चलाएंगे या भागेंगे तो कैमराओं में नजर आ जाएंगे और पुलिस जो होती है उनका पीछा करेगी। तो इसलिए वो गटर, बड़े बड़े पाइपलाइन होते हैं फॉरेन में, वहां अंदर की तरफ जो है वो इधर उधर भाग रहे होते हैं, छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक इसी तरह से बैक्टीरिया, वायरस, जरासीम इस ड्रेनेज सिस्टम का सहारा लेते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का सहारा लेते हैं कि अगर ब्लड में ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वहां पकड़े जाएंगे, जल्दी पकड़े जाएंगे। इसलिए लिम्फेटिक सिस्टम में वो एक ऑर्गन से, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू या ऑर्गन स्पेसिफिक अपनी जगह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कुदरत ने लिम्फ नोड बना दी जगह जगह, और इन लिम्फ नोड के अंदर WBC और एंटीबॉडीज होते हैं। मैं इनको चौकियां कहता हूं। ये पुलिस या आर्मी की चौकियां हैं छोटी छोटी, कि अगर कोई टेररिस्ट मूव कर रहा है तो इस चौकी पर, इस छोटी आर्मी की चौकी पर ट्रिप हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। आर्मी उसे, आर्मी के जो 3, 4, 8, 10 लोग वहां पर खड़े होंगे वो पकड़ लेंगे। ठीक इसी तरह से WBC यहां पर बैक्टीरिया को ट्रेस कर लेंगे। तो ये लिम्फ नोड जो होते हैं हमारे बॉडी में अबाउट 500 to 600 बॉडी में जगह जगह ये लिम्फ नोड मौजूद होते हैं। कभी कभार इनमें स्वेलिंग भी आ जाती है, और वो स्वेलिंग किसी इन्फ्लामेशन की वजह से होती है, किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है, ज़्यादा काम करने की वजह से हो जाती है। ख़ास तौर पर आपके नेक जो है आर्म के नीचे यहाँ पर, या आपके जहाँ लेग स्टार्ट हो रही है इन जगहों पर इनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, ज़्यादा भागने, काम करने की, एक्सरसाइज करने की वजह से, या किसी दूसरे जो है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से। वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये लिम्फ नोड जो हैं ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, 500 to 600 बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। और स्टूडेंट्स, इसके बाद
ये लिम्फ जो वेसल्स होती हैं फाइनली कैंटोमेंट से गुजरती हैं। जैसे कैंटोमेंट से पहले छोटी चौकियां आती हैं आर्मी की, और उन चौकियों से पास होकर इंसान कैंटोमेंट में चला जाता है, आर्मी की छावनी में चला जाता है, जहां पर ज्यादा सिक्योरिटी होती है, ज्यादा फौजी होते हैं, ज्यादा वेपन होते हैं, ज्यादा चीजें होती हैं। तो इसी तरह से लिम्फ मूव कर ट्रांसपोर्ट करते करते लिम्फ नोड से गुजरते गुजरते बड़े बड़े ऑर्गन्स में आ जाता है, जैसे स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पैचेस होते हैं, पेनक्रियाज। तो ये वो ऑर्गन हैं जो कि जिनको मैं कैंटोमेंट कहता हूं। ये छावनी का रोल प्ले करते हैं, जो आर्मी की कैंटोमेंट होती हैं, छावनी होती हैं, उनका रोल प्ले करते हैं। यहां पर ज्यादा सख्ती होती है, यहां पर ज्यादा WBC, ज्यादा एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, तो यहां पर बैक्टीरिया ट्रैप हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो मैंने आपको बताया कि भाई स्प्लीन, दूसरे नंबर पर थाइमस ग्लैंड, तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कि भाई टॉन्सिल्स, चौथे नंबर पर मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवें नंबर पर मैंने आपको बताया अपेंडिक्स, छठे नंबर पर आपको बताया पेनक्रियाज, और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पैचेस होते हैं। तो ये कलेक्टिवली रोल प्ले करते हैं किस चीज का? ये करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन का, और इन ऑर्गन्स में ज्यादा सिक्योरिटी होती है। तो फाइनली लिम्फ इन ऑर्गन से होता हुआ, फॉर एग्जांपल स्प्लीन मैंने यहां पर लिख दिया, स्प्लीन और इन तमाम ऑर्गन से होता हुआ ये मूव करके ट्रांसपोर्ट होकर दोबारा से हार्ट में शामिल हो जाता है। दोबारा से ये जहां हमारा दिल है, इस दिल के जरा ऊपर जो मेन वेन होती है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, ये लिम्फ बॉडी के तमाम लिम्फेटिक सिस्टम से होता हुआ, लिम्फ नोड से होता हुआ, लिम्फेटिक सिस्टम के मेन ऑर्गन में से होता हुआ, यहां से होता हुआ फाइनली नेक के नीचे जो हार्ट से जरा ऊपर जो मेन वेन होती है, जो कि ब्लड को हार्ट में शामिल कर रही होती है, ये लिम्फ फाइनली उस वेन में शामिल हो जाता है, दाखिल हो जाता है और ब्लड बन जाता है। और फिर ब्लड के साथ दोबारा हार्ट इसको पंप करेगी, ये हार्ट में से निकलेगा। और इस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये जब ये फर्ज करें अगर हार्ट है तो हार्ट में ये दाखिल हो जाएगा, और फिर दोबारा जब हार्ट से ब्लड बाहर निकलेगा तो फिर इस तरह से ये इस ब्लड में से अगेन डिफ्यूज होकर बनता जाएगा, और फिर लिम्फ बनता जाएगा, और फाइनली ये ब्लड सर्कुलेट करके दोबारा जब दिल में दाखिल होगा तो दोबारा ये लिम्फ भी इसमें मिक्स हो जाएगा ब्लड में, और फिर ब्लड बन जाएगा, ब्लड में जम हो जाएगा, ब्लड में मिक्स हो जाएगा। और फिर जब ब्लड यहां से बाहर निकलेगा दोबारा से आर्टरीज के जरिए, ताकि बॉडी में सर्कुलेट हो, दोबारा ये जंप करके डिफ्यूज करके चीजें दोबारा ब्लड से बाहर आ रही होंगी और लिम्फ बना रही होंगी। तो इस तरह से लिम्फ भी सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड ही में से बनता है और ब्लड में ही आकर जो है वो मिक्स हो जाता है। तो 24 आवर्स ब्लड के साथ इसकी सर्कुलेशन भी चल रही है। अब मैं आता हूं इसके 3 फंक्शंस पर, जो इसके मेन फंक्शंस हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें सबसे पहले है डिफेंस ऑफ बॉडी। मैंने आपको बताया क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड और जो कैंटोमेंट होते हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गन होते हैं, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, और इसके अलावा मैंने आपको बताया टॉन्सिल्स और अपेंडिक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पैचेस होते हैं। तो ये तमाम ऑर्गन जो हैं, ये चूंकि इनके अंदर WBC और एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं और इंटरफ्रोन्स मौजूद होते हैं, तो इसलिए इसका मेन रोल जो है वो बॉडी के डिफेंस में भी है। हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का मेन रोल जो है वो हमारे डिफेंस में भी है। इसके अलावा जनाब ड्रेनेज ऑफ बॉडी, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बॉडी, मैंने आपको बताया चूंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट बॉडी का डेब्रिस मौजूद होता है, इसमें जो है ऑलमोस्ट बॉडी के जो है वो वेस्ट और रॉ मटेरियल भी मौजूद होता है, जो सेल्स में से बाहर निकला है, जो सेल्स जिस मटेरियल को जो एक्सेप्ट नहीं करते, सेल जिन चीजों को रिसीव नहीं करते, तो वो मटेरियल भी इसके अंदर सेल्स के बीच में जो है वो मौजूद होगा इस लिम्फ के अंदर, और फिर वो ड्रेनेज में ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, वो इस मीडियम के अंदर वो मटेरियल मूव कर रहा होगा। तो इसलिए इसे साइंटिस्ट ने ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बॉडी भी कहा। मैंने आपको बताया कि ये ड्रेनेज सिस्टम पूरी बॉडी में मौजूद होगा, सिर्फ हेड में मौजूद नहीं होगा, दिमाग में मौजूद नहीं होगा, चेहरे, नेक और पूरी बॉडी में
एक्सेप्ट आप कह सकते हैं ब्रेन, तो ये ड्रेनेज सिस्टम भी कहलाता है। इसके बाद जनाब जो है एब्जॉर्प्शन एंड डिलीवरी ऑफ फीड, मैंने आपको चैप्टर नंबर जो है वो 12 न्यूट्रिशन के अंदर बताया था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, कि हमारा फूड डाइजेस्ट होने के बाद तमाम फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय स्ट्रक्चर में, स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें जो ये स्मॉल विलाय स्ट्रक्चर होते हैं, इन विलाय स्ट्रक्चर के अंदर तमाम डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है एक्सेप्ट फैट के। फैट एब्जॉर्ब जी, तो सिवाय इस फैट के फैट एब्जॉर्ब नहीं होता। तो यहां पर कुदरत ने एक फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए एक लेक्टिल नाम की लिम्फ वेसल रखी। कौन क्या रखी? लेक्टिल नाम की जो है वो यहां पर आप देखें इस जो है वो विला स्ट्रक्चर के अंदर लेक्टिल नाम की, यहां पर मैं लिख देता हूं लेक्टिल, लेक्टिल नाम की एक लिम्फ वेसल रखी। ये लेक्टिल जो है फैट को एब्जॉर्ब करती है और फैट जो है लेक्टिल में चला जाता है और फिर वेसल लिम्फ वेसल में चला जाता है। देन लिम्फ वेसल्स के बाद इसकी एमल्सिफिकेशन होती है और फिर ये आगे चलकर दोबारा से ब्रेक डाउन होने के बाद लिपिड फैट ब्लड में शामिल हो जाता है। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन एंड डिलीवरी ऑफ फैट भी जो है लिम्फेटिक सिस्टम रोल प्ले करता है। लेक्टिल नाम की जो है लिम्फ वेसल्स के जरिए, जो चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन में लेक्टिल नाम की लिम्फ वेसल और वो फैट को एब्जॉर्ब करती है और फिर डिलीवरी करती है। इसके बाद आ जाते हैं एडिमा। मैंने आपको लास्ट में बताया कि एडिमा जो है वो पैरों की सूजन या सोइलिंग को कहा जाता है। स्टार्टिंग में आपको इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बताया था कि एडिमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें लिम्फ ट्रांसपोर्ट नहीं करता, लिम्फ कहीं अक्यूमुलेट हो जाता है किसी भी ऑर्गन सिस्टम के अंदर और बॉडी के पार्ट के अंदर, और फिर उसकी अक्यूमुलेशन की वजह से जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम को एडिमा कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, एडिमा के बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले जो हार्ट के प्रॉब्लम होंगे, जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, जो दिल की बीमारियां होती हैं, उनमें भी लिम्फ जमा हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में, ऑर्गन्स में, सिस्टम्स में, टिश्यूज में, पैरों में। तो दिल की बीमारियों में भी स्वेलिंग आ जाती है। उसके बाद एडिमा हो जाता है। अगर रेनल के प्रॉब्लम्स हैं, रेनल इश्यू हैं, किडनी प्रॉब्लम्स है किसी को, तो उसमें भी मैं आपको बता दूं कि एडिमा हो जाता है, उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है टिश्यू ऑर्गन या जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में या लेग्स में या पैरों के अंदर। ये दो रीजन जो है वो हमारी किताब में नहीं लिखे हुए, लेकिन आपको बता दूं कि हमारी किताब में जो काजेस लिखे हुए हैं, काजेस ऑफ के एडिमा, उसमें सबसे पहले डाइटरी प्रोटीन की डेफिशिएंसी, कि अगर हम खाने में प्रोटीन नहीं खाएंगे तो भी हमारे बॉडी के अंदर एडिमा हो जाएगा और हमारी बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। दूसरे नंबर पर कि अगर हम अपने जो है वो बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में या लिम्फेटिक सिस्टम में कहीं आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज या लिम्फ वेसल्स के अंदर, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, उसकी वजूहात बहुत सारी होती हैं, तो उसकी वजह से भी एडिमा हो जाता है। तीसरे नंबर पर अगर हमारे बॉडी के अंदर नेमेटोड्स दाखिल हो जाते हैं, राउंड वर्म्स, चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया, राउंड वर्म्स, नेमाटोलेमथस के जो मेंबर होते हैं, अगर वो हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं, इनके वेक्टर्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स वगैरह, इंसेक्ट वगैरह, तो अगर ये इंसेक्ट के जरिए या किसी जख्म के जो है इंजरी की वजह से ये हमारी बॉडी में नेमेटोड्स दाखिल भी हो जाते हैं, तो फिर ये बड़ा जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये नेमेटोड्स जो होते हैं ये जो है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं और इनसे फिब्रियासिस हो जाती है, इनसे बॉडी की जो है मुख्तलिफ रीजन पर, ज्यादातर जो लेग्स होती है उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, वो सूज जाते हैं और फिर जो है उस प्रॉब्लम को भी हम एडिमा कहते हैं। तो अगर आप एडिमा से बचना चाहते हैं तो याद रखिएगा, एडिमा से बचने के लिए आपने फूड में प्रोटीन्स ज्यादा खाने होंगे, खाने में प्रोटीनियस फूड खाना होगा, मछलियां खानी होगी, दूध पीना होगा, अंडे खाने होंगे, गोश्त खाना होगा, और इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो सीड होते हैं, वो ज्यादातर अगर आप खाएंगे तो उससे आपको ज्यादा प्रोटीन्स मिलेंगी। जनाब दूसरे नंबर पर
अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, या कोई और आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें पूरी बॉडी के अंदर भागना दौड़ना, पूरी बॉडी के टिश्यू ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो कभी भी आपको दिल की और किडनीज के प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर दिल और किडनीज के प्रॉब्लम नहीं होंगे तो एडिमा भी नहीं होगा। और तीसरे नंबर पर, अगर आप आर्थ्रोपोड से, अगर आप किसी इंसेक्ट के बाइट करने से बचे रहेंगे, अगर आप अपने जख्म को बचाएंगे, तो आप जो है वो एडिमा से बच जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एडिमा खुद से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि जिससे आप फेटल होकर आपकी मौत हो जाए, लेकिन एडिमा निशानदेही करती है दूसरी कई बीमारियों की जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।